हाँ जी। क्या हाल है सभी के? बढ़िया हो सब की नहीं? बढ़िया ही है सर, बस थोड़ी सी ठंड हो रही है। चलो। क्या पढ़ रहे हैं सर हम? सर मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होने वाली है, आपको पता नहीं है क्या? मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होने वाली है सर। हो जाएगी बस एक दो दिन में। तो सर आज क्या पढ़ाओगे? आज हम देखेंगे साइमन कमीशन, और उसी के बेसिस पे जो नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 के अंदर, वो उसमें क्या क्या दिक्कतें थी, मुस्लिम लीग क्या कहना चाह रही थी, हिंदू महासभा वाले क्या कह रहे थे, ठीक है, इन सब के बारे में देखना है। इसी के बेसिस पे एक टर्म आती है, शायद आपने सुना हो, जिसे कहते हैं दिल्ली प्रपोजल, जो कि मुस्लिम लीग ने बनवाई थी और वो उन्होंने नेहरू रिपोर्ट में ऐड करने के लिए दी थी। तो वही सब चीजें आज पढ़ेंगे हम, ठीक है। और फाइनली कल हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, ठीक है। और क्या होगा, परसों संडे को एक स्पेशल क्लास होगी जिसके अंदर हम 1940 से 47 तक का पीरियड पूरा एक बार में पढ़ के, क्विट इंडिया मूवमेंट, वेवल प्लान, सी राजगोपालाचारी प्लान, ये करके फाइनली हम क्या करेंगे सर, मॉडर्न हिस्ट्री को संडे को हम कर देंगे खत्म, ठीक है। सर आज वाले टॉपिक पे आओ आप। तो भाई जो भी आज पहली बार चैनल पे आया है, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी लाइव क्लास स्टार्ट हो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। और क्या करना है, जो भी आपकी पुरानी प्लेलिस्ट, पुरानी जो भी लेक्चर सीरीज आपकी रह गई है, सारी प्लेलिस्ट एक्टिव है और उनको खत्म कर लो फटाफट, क्योंकि एग्जाम अब बहुत पास है। जितनी जल्दी आप खत्म करोगे सिलेबस, उतना ही जल्दी आप रिवीजन पे आ पाओगे। जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतने ही आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन के अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे, ठीक है। ये तो हो गई ज्ञान की बात सर। अब आप कहां आ जाओ, अब आप सर टॉपिक पे आ जाओ। क्या पढ़ रहे हैं सर? मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अभी तो बताया था। चलो। तो आज हमें देखना है क्या सर, साइमन कमीशन देखना है, और क्या देखना है सर, उसके बाद हमें देखना है नेहरू रिपोर्ट, ठीक है सर। तो बेसिकली साइमन कमीशन आया क्यों था भाई? आने का कोई ना कोई कारण भी तो होगा ना। ब्रिटिश सरकार के सपने तो ऐसे ही आ नहीं गया होगा कि नहीं भाई चलो खाली ही बैठे हैं तो चलो किसी को भेज ही दो इंडिया में। नहीं, ऐसा नहीं था। रीजन बीइंग, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था ना, उसके अंदर एक प्रोविजन था। प्रोविजन ये था कि 10 साल के बाद एक स्टैच्यूटरी कमीशन, एक कमीशन बनाया जाएगा, ठीक है। एक कमीशन बनाया जाएगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जो भी काम चल रहा है, जो भी वर्किंग हुई है अगले 10 साल के अंदर होगी, उसको चेक करेगा कि कैसा काम हुआ है। तो एक ये प्रोविजन था कि प्रोविजन टू मेक स्टैच्यूटरी कमीशन इन 1929 टू चेक द वैलिडिटी एंड वर्किंग ऑफ दिस एक्ट, ठीक है सर। तो भैया सरकार ने 2 साल पहले ही भेज दिया ये कमीशन। तो सरकार ने प्रोएक्टिवली 2 साल पहले ही कमीशन क्यों भेज दिया? क्योंकि उस समय ना ब्रिटेन की हालत बहुत ज्यादा टाइट हो गई थी। क्यों? एक तो भाई इंडिया के अंदर ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह चल रहा था, लोग एजिटेट कर रहे थे, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे सरकार के खिलाफ। दूसरा रीजन ये था कि इंडिया के अंदर ही हमने वो जो कल वाली क्लास में मोडी मैन कमेटी देखी थी, ठीक है, 1924 में आई थी, और उसने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 ये तो बेकार है ना। इसीलिए इन सरकार वालों को भेजना पड़ा। और तीसरा एक बड़ा रीजन क्या था भाई, ब्रिटेन के अंदर ना बहुत टाइट कंडीशन है। क्यों? वहां पे 2 पार्टी सिस्टम चलता है। कौन सा? एक कंजर्वेटिव्स और एक लिबरल्स। कंजर्वेटिव्स वो होते थे जो ऑर्थोडॉक्स थिंकर होते थे, जो ज्यादा नई विचारधारा में नहीं मानते थे। लिबरल्स वो होते थे जो मानते थे। ये थोड़ा सा लिबरल मतलब थोड़े से खुले विचार के होते थे, लेकिन एक ही थाली के बैंगन थे दोनों, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था आपस में ही, ठीक है। आपस में इनका वो चलता रहता था, 5 साल के लिए तू बन जा, 5 साल के लिए मैं बन जाता हूं, 5 साल के लिए तू बन जा, फिर 5 साल के लिए मैं बन जाता हूं। तो मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे सबके सब। 1920 के अंदर ना, 1920 के अंदर क्या हुआ, लेबर पार्टी आ गई। लेबर पार्टी कौन भैया? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका है ब्रिटेन के अंदर ऑलरेडी, ठीक है। वहां से लेबर पार्टी इमर्ज आउट हो गई, और उनकी क्या विचारधारा थी? कम्युनिज्म की विचारधारा थी उनकी, ठीक है। कम्युनिज्म में आपको ऑलरेडी कल बता चुका हूं, जिसमें सारा का सारा जो कंट्रोल होगा वो स्टेट के ऊपर रहेगा, गवर्नमेंट के ऊपर रहेगा, वही सब कुछ रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, ठीक है सर। अब इसी कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को काउंटर करने के लिए आईएलओ बनाया गया था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए बनाया गया था ताकि कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को काउंटर कर सकें। क्योंकि जितने भी वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, जो ऐसे यूरोप हो गया, यूएसए हो गया, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये सारी मानती हैं कैपिटलिज्म में, ठीक है।
और जो भी आपकी ईस्टर्न साइड वाली है, जैसे ऊपर रशिया हो गया, चाइना हो गया, ये मानते हैं कम्युनिज्म में। तो दोनों की आइडियोलॉजी आपस में क्लैश कर रही थी। तो ब्रिटेन के अंदर जो लेबर पार्टी हुआ करती थी ना, वो कम्युनिज्म से प्रभावित थी, इसीलिए ब्रिटेन की हालत बहुत ज्यादा टाइट थी उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा कहीं इंडिया के अंदर भी कम्युनिज्म की पीपड़ी ना बजने लग जाए, इसलिए फटाफट इस कमीशन को भेजो यहां से, ताकि वहां जाके चेक कर सके ये काम। इसीलिए साइमन कमीशन को 2 साल पहले भेजा गया। ठीक है सर। तो नवंबर 1927 के अंदर जॉन साइमन आता है। ठीक है, किसके साथ? अपने 6 जनों के साथ मिलके। 6 चमचे और हुआ करते थे इसके। जब भारत आजाद हो रहा था ना 1947 में, उस टाइम पे आपने सुना होगा जो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था वो था क्लेमेंट एटली, है ना, क्लेमेंट एटली। वो इसका एक और मेंबर हुआ करता था। इन 6 जनों में वो भी हुआ करता था, क्लेमेंट एटली। ठीक है जी। और देखो सारे के सारे व्हाइट मुंडे थे, ये सारे के सारे गोरे लोग हुआ करते थे। अरे भाई एक बात बताओ, जब आप भारत देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कर रहे हो, भारत देश में कैसी सरकार होनी चाहिए, भारत देश में कैसी स्टेट प्रोविंसेस, जो भी प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं, वो कैसे काम करनी चाहिए, तो यहां पे भारतीय लोग भी तो होने चाहिए ना। आपने तो सारे के सारे ही व्हाइट मुंडे रख लिए, इंडियंस का कोई से ही नहीं है इसके अंदर। इसीलिए साइमन कमीशन का बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था कि अगर इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनना है तो उसमें इंडियन मेंबर्स क्यों नहीं है भाई, सारे के सारे आपने अंग्रेज क्यों डाले। इसलिए साइमन कमीशन का क्या हो रहा था? प्रोटेस्ट हो रहा था। तो साइमन कमीशन को ब्रिटिश ने क्यों भेजा? एक तो चेक करो कि भैया इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे काम करनी चाहिए, कैसे वहां पे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चलेगी, ठीक है, एजुकेशन किस तरह से करना है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को किस तरीके से चलाना है। तो इन सब कामों को लेके साइमन कमीशन भारत देश के अंदर आता है। ठीक है, आया यहां तक समझ? ठीक है सर। अब देख लो, जैसे ही नवंबर के अंदर आया भैया, कांग्रेस का मैंने बताया था ना, हर साल कांग्रेस दिसंबर में 3 दिन के लिए चाय समोसा के लिए मिलते थे। तो वही देखो, दिसंबर 1927 का टाइम है, मद्रास के अंदर पूरी की पूरी हमारी कांग्रेस की लीडरशिप आ गई है। ठीक है, यहां पे क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जी ने एक रिजोल्यूशन पास किया, एक पर्चा पास किया, क्या कि अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है जी, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। गांधी जी कहते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस मत मांगो, आप क्या मांगो, वेट एंड वॉच करो। पहले तो सबसे पहले तो रुको कि साइमन आखिर लेके क्या आ रहा है, साइमन की रिपोर्ट अगर आएगी तो उसमें क्या बता रहा है। तो गांधी जी कह रहे थे कि रुक जाओ जरा, देखते हैं कि साइमन क्या करेगा। और क्या करो, आप सिर्फ डोमिनेंट स्टेटस की मांग करो, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग मत करो। ठीक है सर। अब जो ये मुस्लिम लीग वाले हुआ करते थे, इन्होंने भी साइमन कमीशन का बॉयकॉट किया। लेकिन मुस्लिम लीग के अंदर कुछ मेंबर्स ऐसे हुआ करते थे जो साइमन कमीशन को मान भी रहे थे। यहां पे मुस्लिम लीग 2 हिस्सों में टूटने वाली थी। ठीक है, और क्योंकि उनके बीच आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आ गया था। कुछ लोग तो भैया जो आपके मुस्लिम लीग के कुछ लोग तो क्या करते थे, साइमन कमीशन को अपोज कर रहे थे और कुछ लोग फेवर कर रहे थे। इसी सेशन के अंदर जिन्ना ने दिल्ली प्रपोजल्स दिए थे। सर दिल्ली प्रपोजल्स क्या है, अगली स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए ये मानो कि जिन्ना ने अपने 4 पॉइंट दिए थे इसी सेशन के अंदर, और उन पॉइंट्स को मद्रास के सेशन में एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, दिल्ली प्रपोजल्स एक्सेप्टेड इन दिस सेशन। ठीक है सर। जो इंडिया में जो लिबरल्स लोग हुआ करते थे, उन्होंने भी बॉयकॉट कर दिया, जैसे टीवी सप्रू, आपके तेज बहादुर सप्रू, ये लिबरल हुआ करते थे। हिंदू महासभा वाले लोग, उन्होंने भी बॉयकॉट कर दिया साइमन कमीशन को। B.R. अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, जरा रुको, देखते हैं कि आखिर ये साइमन क्या लेके आ रहा है। ठीक है, ये भी देखना चाहते थे गांधी जी, जैसे गांधी जी देखना चाहते थे कि साइमन क्या लेके आ रहा है रिपोर्ट के अंदर, क्या नए रिफॉर्म्स लेके आएगा, ऐसे ही अंबेडकर जी भी वेट कर रहे थे कि साइमन क्या लेके आएगा। जस्टिस पार्टी वाले लोग कौन थे, ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग थे, तो ये भी रुक रहे थे कि देखते हैं कि भाई क्या क्या चेंज लेके आते हैं। ऐसे ही जो सिख संघ वाले थे, वो भी वेट कर रहे थे। तो ये तीनों तो मतलब सोच रहे थे कि चलो देखते हैं कि साइमन लेके क्या आ रहा है, और बाकी लोग क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे कि बॉयकॉट साइमन, बॉयकॉट साइमन। ठीक है, तो भैया देखो दिसंबर में सेशन हो चुका है, अगले ही साल जनवरी फरवरी 1928 हैप्पी न्यू ईयर हो गया, और एंटी साइमन मूवमेंट स्टार्ट हो गया। एंटी साइमन मूवमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है जी, मतलब साइमन के विरोध में लोग बाग प्रोटेस्ट करने लगे, नारेबाजी करने लगे। ठीक है सर। और क्या हुआ, और एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई। मतलब सर ये मुस्लिम लीग वाले, सिख सभा वाले, लिबरल्स लोग, कांग्रेस लोग, हिंदू महासभा के लोग, सब के सब
इकट्ठे आ गए, एक जगह बैठ गए आके कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम बॉयकॉट करेंगे किसका, साइमन कमीशन का। उसमें कौन प्रेसिडेंट बनाए गए, एम ए अंसारी। ठीक है सर, यहीं पे आपका स्लोगन आता है क्या, साइमन गो बैक। ठीक है जी, साइमन गो बैक। आगे एक बंदा बोलेगा साइमन, पीछे जो हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं वो कहेंगे गो बैक। आगे बोलेगा साइमन, पीछे वाले बोलेंगे गो बैक। तो इस तरह से नारेबाजी होती थी साइमन के अगेंस्ट में, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। इस तरह से प्रोटेस्ट पूरे इंडिया में जहां जहां पे साइमन घूमने जा रहा था, जहां जहां पे चेक करने जा रहा था कि क्या सिचुएशन है इंडिया के अंदर, हर जगह उसे काले झंडे दिखाए गए, हर जगह उसे साइमन गो बैक का नारा फेस करना पड़ा। अब ये जो नारा था ये किसने दिया था, ये दिया था यूसुफ मेहर अली ने। यूसुफ मेहर अली ने ये नारा दिया था, जहां पे भी जा रहा है उसे काले झंडे दिखाए जा रहे हैं कि साइमन गो बैक, यहां नहीं आना। तो क्या हुआ, जब प्रोटेस्ट बढ़ने लगा ना, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पता क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहां पे लगा दिया कर्फ्यू। कर्फ्यू का मतलब समझते हो ना, कि भैया आर्मी और पुलिस खड़ी कर दी कि लोग, 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, जो आज के टाइम पे सेक्शन 144 कहते हैं। ठीक है, तो भाई वहां पे क्या लगा दिया, कर्फ्यू लगा दिया। हमारे इंडियंस लोग इतने तेज कि ठीक है इकट्ठे नहीं हो रहे, दे रहे, कोई बात नहीं, उन्होंने पतंगों पे साइमन गो बैक और गुब्बारे फुला दिए साइमन गो बैक, और वो उड़ा दिया हवा में। तुम रोक के तो दिखाओ हमें, हम तो करेंगे प्रोटेस्ट। तो देख रहे हो, काइट्स एंड बलून्स वर फ्लोन विथ साइमन गो बैक रिटर्न। ठीक है जी, इसके बाद क्या हुआ था, साइमन लाहौर पहुंचा था, और वहां पे हमने कल परसों की क्लास में ऑलरेडी देख लिया है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, इंसिडेंट हो जाता है, फिर भगत सिंह जी पिक्चर के अंदर आते हैं, फिर मेरठ कॉन्स्पिरेसी होती है ना, वो सब हम देख चुके हैं। ऐसे कनेक्ट करते हैं चीजों को। मैंने हमेशा बोला है कि मेरी क्लास कनेक्ट होती है, तो यहां देखो कनेक्ट हो गई दोबारा। इससे क्या होता है, रिवीजन होता है अच्छे से। ठीक है जी, अब प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताओ, अगर प्रोटेस्ट कर रहे हो कि भाई जो साइमन कमीशन है उसमें एक भी इंडियन नहीं है, इसलिए प्रोटेस्ट चल रहा है मेन बात, तो फिर पता है क्या हुआ, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल हुआ करती थी ना, उसका जो उस टाइम जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था, उसका नाम था लॉर्ड बर्कनहैंड। लॉर्ड बर्कनहैंड, इस भाई ने ना इंडियंस को चैलेंज कर दिया कि तुम्हारी क्या औकात है कि तुम खुद का अपना संविधान बना लोगे। ये बात लग गई नेहरू जी के दिल पे। कौन से नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू, बड़े नेहरू जी, उनके लग गई ये बात दिल पे कि तुमने ऐसा बोल कैसे दिया। भैया मोतीलाल नेहरू ने बना दी एक कमेटी, ठीक है, और वहीं से क्या आती है आपकी नेहरू रिपोर्ट। क्या बोला गया कि भाई इंडियंस तुम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते, तो इंडियंस ने कहा रुक, अभी तेरे को हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाएंगे। किसने बोली थी ये बात, लॉर्ड बर्कनहैंड ने बोली थी। ठीक है, चैलेंज कर दिया इंडियंस को कि भैया तुम नहीं बना सकते। फिर देखो मोतीलाल नेहरू को गुस्सा आ गया, उन्होंने एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी जिसे क्या कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट। सर नेहरू रिपोर्ट में क्या था, नेहरू रिपोर्ट में इन्होंने पूरा डिफाइन कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या होना चाहिए। डोमिनेंट स्टेटस की मांग करी, 19 फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड करे हैं, हर चीज मिला के। ठीक है, जिसमें वुमेन्स भी है, एजुकेशन भी है, और इसके अलावा आपका स्पीच, राइट टू स्पीच है, राइट टू एक्सप्रेशन है, हर चीज इन्होंने 19 फंडामेंटल राइट्स दिए। और क्या किया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, मतलब राज्यसभा, लोकसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस, ये कैसे काम करेगा, सब कुछ उसमें लिख दिया। और क्या बोला, जो भी राज्य बनेंगे लैंग्वेज के बेसिस पे बनेंगे, और उनको पूरी की पूरी ऑटोनॉमी होगी। उन राज्यों के पास अपनी पूरी शक्ति होगी कि वो किस तरह से अपनी स्टेट को चलाएंगे, उनके पास पूरी ऑटोनॉमिकल पावर होगी। ठीक है, और क्या बोला, सेक्युलर स्टेट है सर, हम किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे, हम सभी धर्मों को साथ में लेके चलेंगे, यही होता है आपका सेक्युलर। ठीक है, सेक्युलर स्टेट बनाएंगे सर इंडिया को। और क्या बोला, जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट है ना, जैसे आप अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग इलेक्शन करवाते थे, जैसे हमने देखा था कि 1909 में आपके मुस्लिम कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए थे, उसके बाद 1919 में सिखों को भी दे दिए, और पारसियों को भी दे दिए, और जो एंग्लो क्रिश्चियंस होते थे, एंग्लो इंडियंस होते थे, उनको भी दे दिए। तो भाई इन्होंने ये कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं रखेंगे, इससे कंट्री डिवाइड होती है, इससे कम्युनिटीज, लोग आपस में डिवाइड होते हैं, हम क्या करेंगे, ज्वाइंट इलेक्टोरेट करेंगे। ज्वाइंट इलेक्टोरेट मतलब जो आज के टाइम पे चलता है, जहां पे फर्क नहीं पड़ता आप किसी भी धर्म के हो, ज्वाइंट इलेक्टोरेट चलेंगे। और क्या बोला कि जो माइनॉरिटी होगी ना, हम लोग माइनॉरिटी को क्या करेंगे, रिजर्व सीट कर देंगे, जो भी माइनॉरिटी होगी उनके लिए सीट रिजर्व कर देंगे, लेकिन ज्वाइंट इलेक्टोरेट में करेंगे, सेपरेट में नहीं करेंगे। ठीक है,
दिसंबर 1928 के अंदर फिर से एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है। कहां पे? कलकत्ता के अंदर, जहां पे इस नेहरू रिपोर्ट को दिखाया गया। जो भी इस नेहरू रिपोर्ट के अंदर प्रोविजन थे, ये सब के सब दिसंबर 1928 सेशन में कहां पे दिखाए गए? कलकत्ता के अंदर। अब यहां पे अलग खेल चल रहा है, ये आपके मोतीलाल नेहरू जी, ठीक है, यहां पे अलग खेल चल रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स थी इस रिपोर्ट में। क्या प्रॉब्लम? देखो, अब जो आपके सुभाष चंद्र बोस और जो छोटे नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, आपके बड़े नेहरू जी के बेटे, ठीक है, ये लोग क्या कह रहे थे कि भाई डोमिनेट स्टेटस क्यों मांग रहे हो, पूर्ण स्वराज क्यों नहीं मांग रहे हो तुम लोग? इतना टाइम हो गया, 1905 से चल रहा है, 20 साल 25 साल होने को आ रहे हैं, अभी भी डोमिनेंट स्टेटस की डिमांड करे जा रहे हो। अरे भाई पूर्ण स्वराज मांगो ना, हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं। लेकिन यह बात नहीं मानी गई तो भैया आपके सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही नाखुश हो गए। तो इन्होंने एक और क्या बना दी? एक और पार्टी बना दी, जिसे कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। और क्या डिमांड करा? हम पूर्ण स्वराज मांगेंगे, हम सोशलिस्ट स्टेट स्टैब्लिश करेंगे, इंडिया को एज हम सोशल स्टेट बनाएंगे, और यूथ लीडर्स इंक्रीज करेंगे, जो भी युवा नेता हैं उन सबको ज्यादा बुलाएंगे। और क्या करेंगे सर? जो भी नेहरू रिपोर्ट है हम उसको नहीं मानेंगे। जवाहरलाल नेहरू बेटे साहब अपने पिताजी मोतीलाल नेहरू साहब की बातें नहीं मान रहे। इतना आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है सर। जो हिंदू महासभा वाले लोग थे, हिंदू महासभा वाले, वो अलग गुस्सा थे। वो क्यों गुस्सा थे? कि भाई ये सीटें मुस्लिम के लिए आप क्यों रिजर्व कर रहे हो? भाई सीटें मुस्लिम कम्युनिटी के लिए क्यों रिजर्व कर रहे हो? तो मोतीलाल नेहरू साहब ने उसकी जस्टिफिकेशन दी, उसको क्लियर किया कि भाई ये जो रिजर्व सीट है ना, ये केवल उसी एरिया में होगी जहां पे ये माइनॉरिटी में होंगे। ठीक है सर, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, अब जैसे ये सर इंडिया है, ठीक है, यहां हमें पता ही है पाकिस्तान बलूचिस्तान वाला रीजन है, हाँ जी सर, और यहां पे सर ये बांग्लादेश वाला रीजन है, यहां पे एक हैदराबाद वाला रीजन है। तो यहां पे तो मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो तो मेजॉरिटी में है, वहां पे रिजर्व सीट नहीं होंगी। कहीं दूसरा एरिया बाकी बचा हुआ इंडिया जहां पे मुस्लिम कम्युनिटी माइनॉरिटी में है, वहीं पे उनकी रिजर्व सीट होंगी बस। ठीक है, तो भैया इनको शांत कराया। उसके बाद क्या हुआ? सिंध बाइफरकेटेड फ्रॉम बॉम्बे। अब ये जो सिंध वाला एरिया हुआ करता था ना, ये गुजरात के ऊपर, जो ये पूरा बॉम्बे प्रोविंस हुआ करता था, इतना बड़ा हुआ करता था उस टाइम पे बॉम्बे, जिसमें गुजरात भी था, आपका सिंध भी हुआ करता था, थोड़ा बहुत हिस्सा राजस्थान का हुआ करता था, ये पूरा महाराष्ट्र हुआ करता था। तो भैया क्या डिमांड हुई थी? डिमांड यह हुई थी कि जो सिंध है भैया इसको बाइफरकेट कर दो। ये डिमांड किसने रखी थी? मुस्लिम लीग वालों ने रखी थी। क्यों रखी थी? क्योंकि वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, तो इन्होंने कहा था कि आप मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया को अलग कर दो। ठीक है, तो भैया जो आपके मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने इस चीज का भी जस्टिफिकेशन दिया। क्या जस्टिफिकेशन दिया? कि भाई बाइफरकेशन मतलब हम सिंध को बॉम्बे से तभी अलग करेंगे जब डोमिनेंट स्टेटस मिल जाएगा। अगर हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं मिला तो हम नहीं करेंगे सिंध को अलग। ठीक है, तो यहां पे भैया इस वाले पॉइंट पे भी शांत कराया। फिर आ गए जिन्ना साहब आगे। अब हमने क्या बात करी थी? जिन्ना साहब और मोतीलाल नेहरू दोनों आपस में बैठे हुए हैं सामने। मैंने आपको बताया था जब इससे पिछले साल दिसंबर 1927 के अंदर कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, उसके अंदर जिन्ना साहब ने क्या दिए थे? दिल्ली प्रपोजल दिए थे। इसको कहते हैं, इसको ना 4 अमेंडमेंट्स भी कहते हैं। 4 अमेंडमेंट्स पॉइंट, इसको 4 अमेंडमेंट पॉइंट्स भी कहते हैं। तो भाई दिल्ली प्रपोजल 1927 में दिए थे जिन्ना ने, और जो कि मद्रास सेशन में एक्सेप्ट भी हो गए थे। उन 4 प्रपोजल में क्या, उसमें 4 पॉइंट कौन कौन से थे? एक तो आप सिंध को बाइफरकेट कर दो, मतलब सिंध को बॉम्बे से निकाल दो, और मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन एज पर पॉपुलेशन के बेसिस पे आप मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन करो, मतलब सीट पॉपुलेशन के बेसिस पे डिसाइड करो, और 1/3 सीट रिजर्व इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। जो वाइसरॉय की जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, जो लॉ मेकिंग बॉडी है सेंट्रल लेजिस्लेचर, उसके अंदर मुसलमानों की 1/3 हिस्सा सीट रिजर्व कर दो। मतलब अगर 3 जने होंगे तो एक उसमें मुस्लिम होना जरूरी है। और चौथा, ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और जो बलूचिस्तान है, इसको भी सेपरेट करो। इसको क्यों सेपरेट करो? क्योंकि ये भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। ठीक है, अब देख रहे हो कितनी बेकार चीज है ये। क्यों भाई? जो भी, एक बात बताओ, जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी वाली जगह है, जैसे सिंध, NWFP मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस,
ये है ना, जैसे पाकिस्तान के अंदर 4 स्टेट हैं, तो इस वाले को कहते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, तो भाई इसको और बलूचिस्तान को, इनको भी अलग कर दो, क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है। और इसके अलावा जो भी जगह बची है वहां पे आप पॉपुलेशन के बेसिस पे करो। और भाई ये जो आपकी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, उसके अंदर 1/3। तो बहुत ही गलत था, बहुत ही ज्यादा कम्युनल था ये। कम्युनल मतलब केवल अपने ही धर्म के लोगों के बारे में सोच रहा है, सोसाइटी के बारे में नहीं सोच रहा, एक यूनिफाइड इंडिया के बारे में नहीं सोचा। ठीक है, तो दिल्ली प्रपोजल में भैया हुआ क्या, जिन्ना ने बोला इसको, किसको, नेहरू को, मोतीलाल नेहरू को, कि भाई वो मैंने पिछले साल 1927 में कुछ अपने 4 पॉइंट दिए थे जिसे दिल्ली प्रपोजल कहते हैं। हाँ जी सर, तो अब क्या करें। तो नेहरू ने कहा अच्छा तुमने कोई प्रपोजल दिया था क्या? हाँ दिया तो था। तो नेहरू जी ने अपने चमचे को बोला है कि हाँ भाई वो देखियो जरा, कोई फाइल वाइल आई थी क्या पिछले साल मद्रास सेशन की? तो ठीक है जी, उन्होंने चेक करा, अपने सारे जितने भी फाइलें वाइलें थी सब झाड़ फोड़ के, मिट्टी जमी हुई थी उस पर भैया निकाल लिया अलग। तब देखा हाँ सर ये कुछ इन्होंने भेजा तो था। मोतीलाल ने कहा जरा ला फाइल ला मेरे पास। तो भैया फाइल दे दी मोतीलाल नेहरू को दिल्ली प्रपोजल की। अच्छा आपको क्या चाहिए, 1/3 रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अच्छा बलूचिस्तान को भी अलग कर दे, अच्छा सिंध को भी अलग कर दें, अच्छा ये आपके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन को भी अलग कर दें। बहुत अच्छे जी। भैया ये इतना बेकार था, इतना बेकार प्रपोजल था ये कि मोतीलाल नेहरू ने इसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कम्युनल है। कम्युनल मतलब धर्मनिरपेक्ष नहीं है, ये धर्म के आधार पे स्टेट को डिवाइड कर रहा है। एक ही कम्युनिटी को ज्यादा भाव दिए जा रहा है। कौन सी कम्युनिटी सर? मुस्लिम कम्युनिटी। इसीलिए ये यूनिफाइड इंडिया के आइडिया के अगेंस्ट है। हम तो इंडिया को एज अ नेशन, एज अ यूनिफाइड, भाई क्या कहते हैं उसे, अखंड भारत के रूप में देखना चाहते हैं, और तू तो इसको तोड़वा रहा है। तो बहुत ज्यादा कम्युनल था ये, इसलिए मोतीलाल नेहरू ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। मैं नहीं मानता, मैं ऐड नहीं करूंगा इसको अपनी नेहरू रिपोर्ट में, मैं ये 4 पॉइंट ऐड नहीं करूंगा। ठीक है, अब इस वजह से जिन्ना को गुस्सा आ गया कि ऐसे कैसे नहीं करेगा। भाई जिन्ना ने अगले ही महीने क्या करा, अगले साल मार्च 1929 में एक और 14 पॉइंट बना के दे दिए कि अगर ये मेरे 14 पॉइंट एक्सेप्ट नहीं करे तो मैं ज्वाइंट इलेक्टोरेट के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा। ठीक है भैया, एकदम कम्युनल होता जा रहा है ये। शुरू में ये लिबरल हुआ करता था, लिबरल मतलब खुले विचार से सोचता था, सोसाइटी के बारे में सोचता था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये भी भैया एक्सट्रीम कम्युनलिज्म में चला गया, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर क्या होता है, बहुत सारे दंगे होते हैं। खैर उसको हम कल की क्लास में देखेंगे, आज हम यहीं रुकते हैं। जब जैसे ही ये दिल्ली प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया तो जिन्ना भाई और ज्यादा कम्युनल हो गया और उसने अपने 14 पॉइंट दे दिए दोबारा से। कब दिए? मार्च 1929 के अंदर। और इन्हीं की वजह से अल्टीमेटली लीडिंग टू नेशन थ्योरी, मतलब कहीं ना कहीं इसने बढ़ावा दे दिया पाकिस्तान को बनाने के लिए। ऑलरेडी वो पहले से तो चल रहा है, पाकिस्तान नाम अभी तक आया नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान नाम अभी तक इमर्ज नहीं हुआ है, सिर्फ ये बोला जा रहा है कि एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट होनी चाहिए। ठीक है जी, आई बात यहां तक समझ? ये था आपका क्या, नेहरू रिपोर्ट थी सर ये। जब नेहरू रिपोर्ट को कोई पसंद नहीं कर रहा था, सब लोग अपोज कर रहे थे, फाइनली गांधी जी बीच में आते हैं कि भाई साहब मेरी बात सुनो, मैं भी हूं यहां पे। ठीक है, गांधी जी आए दिसंबर 1928 के अंदर। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला एक काम करते हैं, 1 साल के लिए वेट करते हैं। ठीक है, वेट फॉर 1 ईयर एंड सी द इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट। एक बार 1 साल के लिए वेट करो और ये देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट में जो भी काम बोला गया है उसकी क्या वर्किंग है, किस तरह से वो काम चल रहा है, वो देखते हैं। अगर वो सही चला तब तो अच्छी बात है, अगर वो सही नहीं चला, नेहरू रिपोर्ट की बातें अगर सही नहीं चली, तो क्या करेंगे? तब हम पूर्ण स्वराज की मांग कर देंगे। ठीक है, और पूर्ण स्वराज अचीव करने के लिए हम लॉन्च कर देंगे क्या? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो गांधी जी ने क्या कहा है? 1 साल का टाइम मांगा है कि भैया नेहरू रिपोर्ट में जो भी प्रोविजंस दे रखे हैं एटलीस्ट 1 साल के लिए आप इनको ट्राई करो। अगर काम नहीं बनता तो हम क्या करेंगे? अगले साल पूर्ण स्वराज मांग लेंगे और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। आई बात समझ? अब ये जो 1 साल था ना, इसके अंदर कई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, लेकिन बहुत आसानी से याद हो जाएंगी क्योंकि मैंने बनाए उस तरीके से। अभी देखना, देखो दिसंबर 1928 में गांधी जी ने क्या कि भैया 1 साल के लिए वेट करो।
ठीक है जी, एक साल के लिए वेट कर लेंगे। अब देखते हैं बीच में हो क्या रहा है। मार्च 1929 का टाइम आया, हमने क्या देखा था, जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट दे दिए थे, है ना, जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट दे दिए थे, क्योंकि दिल्ली प्रपोजल नहीं लिया, मोतीलाल नेहरू ने एक्सेप्ट नहीं किया। अप्रैल 1929 के अंदर क्या हुआ था, हमने पढ़ा था ना, भगत सिंह ने क्या किया था, सेंट्रल असेंबली के अंदर बॉम्ब फेंक दिया था और फिर सरेंडर कर दिया था अपने आप को एज अ पार्ट ऑफ मेरठ कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, अप्रैल 1929 में वो हुआ, हो गया रिवाइज सर। ये मई 1929 के अंदर क्या हुआ सर, ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी आ गई, लेबर पार्टी ब्रिटेन के अंदर जीत गई, और उस टाइम पे उनके ये जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे कौन, रैमसे मैकडॉनल्ड। अब असल में ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। इस रैमसे मैकडॉनल्ड ने इंडिया के अंदर जो वायसरॉय हुआ करता था उसे बुलाया, जिसका नाम था इरविन। ठीक है, और रैमसे मैकडॉनल्ड ने इरविन को कहा कि यार ये जो गांधी ने जो एक साल का पीरियड दिया है ना, इसको एक साल के लिए और बढ़वा दे, ताकि मैं समझ तो पाऊं चल क्या रहा है। तो रैमसे मैकडॉनल्ड ने इरविन को कहा कि भाई एक साल के लिए ये टाइम और बढ़वा दे। ठीक है जी, इसी को बढ़वाने के लिए देखो क्या किया, 31 अक्टूबर 1929 में इरविन ने दिवाली के दिन एक डिक्लेरेशन किया। 31 अक्टूबर 1929 को थी दिवाली, ठीक है, दिवाली थी सर। उसी दिन क्या करा, इरविन ने घोषणा करी कि साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसका वेट करो। अभी हमें हमारा टाइपराइटर मिल नहीं रहा, अभी हमें टाइपिंग करने वाला कोई बंदा मिल नहीं रहा है, और हम क्या करेंगे, हम कुछ दिनों में रिपोर्ट पब्लिश कर देंगे, और क्या करेंगे फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, ठीक है, जिसमें बातचीत होगी। तो दिवाली डिक्लेरेशन करी, किसने करी सर, अक्टूबर के अंदर इरविन ने दिवाली डिक्लेरेशन करी। क्या बोला, वेट फॉर साइमन रिपोर्ट, साइमन कमीशन की रिपोर्ट का वेट करते हैं, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये थी आपकी दिवाली डिक्लेरेशन। इसी के अपोज में देखो 2 ही दिन बाद 2 नवंबर 1929 को दिल्ली में कांग्रेस ने दिल्ली मैनिफेस्टो निकाल दिया। दिल्ली मैनिफेस्टो आ गया सर, किसने निकाला, कांग्रेस ने। क्या डिमांड करी, हमें डोमिनेंट स्टेटस चाहिए, और जो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी इसके अंदर जो इंडियंस हैं वो मेजोरिटी में होने चाहिए, गोरे लोग मेजोरिटी में नहीं चाहिए, हमें ब्राउन मुंडे मेजोरिटी में चाहिए। इसे ही कहते हैं क्या, दिल्ली मैनिफेस्टो। भैया इरविन ने ये रिजेक्ट कर दिया कि ये तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो इरविन तू भी भूल जा, एक साल का एक्सटेंशन फेल, एक साल का जो एक्सटेंशन मांग रहा था फेल, हम नहीं मानेंगे। ठीक है, जैसे ही दिसंबर 1929 आया, देख रहे हो ना, एक साल हो गया, दिसंबर 1928 से 1931 आ गया, लाहौर के अंदर कांग्रेस का सेशन होता है, जवाहरलाल नेहरू उसके प्रेसिडेंट बनते हैं इस सेशन के। उन्होंने एक स्पीच दी थी जिसमें बोला गया ओपन कॉन्स्पिरेसी, ब्रिटिश वालों अब तो मैं खुलेआम कॉन्स्पिरेसी कर रहा हूं तुम्हारे तहत, अगर तुम कुछ उखाड़ सकते हो तो उखाड़ लो, मैंने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। इसी सेशन में क्या किया गया, पूर्ण स्वराज की मांग करी गई, और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे भी मना दिया गया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मना दिया गया। कब, 26 जनवरी 1930 को। ठीक है जी, ये था पूरे एक साल का। इसमें आपको कुछ कुछ ये देखो टाइमलाइन वे में मैंने इसलिए डाला है ताकि याद रही चीजें। भाई मार्च 1929 में वो जन्ना आया था, उसके 14 पॉइंट दोबारा आ गए। अच्छा, अब डाउट ये रहता है कि सर वो दिल्ली मैनिफेस्टो, दिल्ली प्रपोजल, दिल्ली पैक्ट आगे आएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये याद रखो कि सबसे पहले क्या आया था, दिल्ली प्रपोजल 1927 में, जो मुस्लिम लीग ने दिए थे, जो मोतीलाल नेहरू ने रिजेक्ट कर दिया था। और उसके बाद क्या आया था, इरविन की डिक्लेरेशन हुई थी, जिसे दिवाली डिक्लेरेशन कहते हैं, जिसमें बोला था कि भाई साइमन की रिपोर्ट आने का वेट करो, और उसके बाद हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे। 2 ही दिन बाद कांग्रेस ने दोबारा एक मैनिफेस्टो निकाल दिया, जिसे कहते हैं दिल्ली मैनिफेस्टो। उसके अंदर क्या बोला कि डोमिनेंट स्टेटस तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जो आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करोगे उसके अंदर इंडियंस लोग मेजोरिटी में होने चाहिए। लेकिन इरविन को तो भाई ब्रिटिश को ऑब्वियसली ये बात पसंद थोड़ी आएगी। जब पसंद नहीं आएगी तो एक साल का वो जो सपना सजा के बैठे थे कि एक साल एक्सटेंड करवा दो, बोल जाओ नहीं होगा अब एक्सटेंड। ठीक है, फाइनली क्या होता है, दिसंबर 1929 के अंदर लाहौर सेशन के अंदर एक स्पीच देते हैं कौन, जवाहरलाल नेहरू, ओपन कॉन्स्पिरेसी की। अब तो तुम्हारे खिलाफ हम खुलेआम षड्यंत्र करेंगे, तुम कुछ उखाड़ सकते हो तो उखाड़ लो, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। और पूर्ण स्वराज को कब मनाया गया, पूर्ण स्वराज दिवस को 26 जनवरी 1930। आई बात समझ यहां तक? ठीक है सर, यहां तक तो आ गया। फिर भी गांधी फिर पिक्चर में आए। देखो 30 जनवरी को क्या हुआ, 26 जनवरी को क्या हुआ, डिक्लेरेशन कर दिया पूर्ण स्वराज के लिए। 5 दिन बाद
31 जनवरी 1930 को गांधी जी एक बार फिर पिक्चर में आए। उन्होंने कहा मैं आखिरी अल्टीमेटम दे रहा हूं ब्रिटिश सरकार को, हमारी बातें मान लो। गांधी जी ने दोबारा एक आखिरी मौका दिया ब्रिटिश सरकार को। क्या बोला? एक उन्होंने लेटर लिखा, 11 पॉइंट्स दिए उसमें, ठीक है। एक लेटर लिखा सरकार को कि या तो मेरी ये 11 बातें मान लो, नहीं तो हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। अब सर एक बात बताओ, ये टाइम क्यों दिया गांधी जी ने इनको? गांधी जी ने भाई जब हम लोग 26 जनवरी को जब हम सोच चुके हैं कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए है, सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करना है, 1 साल का टाइम ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो सर क्यों टाइम दिया? क्योंकि गांधी जी ने स्ट्रेटेजिकली सोच रखा है कि भाई अगर हम अगले ही दिन मतलब 27 जनवरी 28 जनवरी में ही अगर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे तो हम लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, कहां से मोटिवेशन ला पाएंगे लोगों के अंदर। इसीलिए गांधी जी ने ये लेटर भेजा और उनको क्या बोला कि हमारी ये 11 मांगे मान लो, कब तक? मार्च 12 1930, 2 महीने का टाइम दिया। फरवरी पर 2 महीने भी कहां, 1.5 महीना हुआ, ज्यादा टाइम ही नहीं दिया। 1.5 महीने के अंदर या तो हमारी ये 11 बातें मान लो, अगर नहीं माने तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। अब सर ये टाइम क्यों दिया? क्योंकि गांधी क्या चाहते थे? गांधी वांटेड टू इनकलकेट फीलिंग्स। इनकलकेट मतलब लोगों की जो भावनाएं हैं उनको एक साथ करना चाहते थे, जोड़ना चाहते थे लोगों को। उसके लिए भी तो टाइम चाहिए ना, ठीक है। लोगों को जोड़ना चाहते थे, लोगों को इकट्ठा करना चाहते थे, मोटिवेट करना चाहते थे, किसके लिए? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन के लिए। इसलिए गांधी जी ने यह लेटर भेजा था। आई बात समझ? यहीं से आपका क्या लॉन्च होता है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये कब करेंगे? ये कल करेंगे सर। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इसके बेसिस पे क्या आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, फिर सरकार इलेक्शन जीती थी, 1939 तक चला वो। ये पूरे टॉपिक्स हम कल की क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। और फाइनली संडे को हम 1940 से 1947 तक के पीरियड में जो भी घटनाएं बनी, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ है, अगस्त ऑफर आया और 2 नेशन थ्योरी, राजगोपालाचारी प्लान, ये सब हम संडे को एक्स्ट्रा क्लास में करके खत्म कर देंगे आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। और मंडे या मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे से हम लोग क्या स्टार्ट कर देंगे सर? पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। तो आज के सेशन में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्लीज आप उन्हें एक A4 शीट पे लिख लो, रिवाइज करते रहो साथ में। वैसे मैंने मोस्टली पॉइंट कवर करे हैं। और मैंने एक और चीज सोची है कि जब 30 मार्च को जब अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा, उसके बाद जब 15 दिन का टाइम है जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा करेंगे, उसके अंदर मैं एक मैराथन लूंगा, एक एक टॉपिक को उठाएंगे। सपोज मॉडर्न हिस्ट्री है, पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, 4 से 5 घंटे की एक क्लास पूरी रखेंगे। पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री 4 से 5 घंटे में खत्म, मैराथन में। ऐसे ही मिडिवल के साथ करेंगे, ऐसे ही एंशिएंट के साथ करेंगे, ठीक है। उसका क्या फायदा होगा भैया? रिवीजन होगी उससे सबसे अच्छी, ठीक है। तो मिलेंगे अब आप लोगों से कल, आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए सबको जय हिंद।